मेरी जिंदगी में सुकून नहीं है। घर दिया, मुझे वहां पर रहना नसीब नहीं है। गाड़ियां दी, मुझे वो चलानी नसीब नहीं है। मेरी जिंदगी में सुकून नहीं है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, पिछले चंद सालों से ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में यूट्यूबर्स छाए हुए हैं और इनकी शोहरत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि ये ना सिर्फ यूट्यूब पर बल्कि अपनी शोहरत की वजह से मेन स्ट्रीम मीडिया का भी हिस्सा बनते जा रहे हैं। कुछ लोगों ने टीवी ड्रामों में भी काम किया, फिल्मों में भी काम किया, टीवी शोज में आकर अपने आप को मनवाया और इनको छोटी सी उम्र में यूट्यूब से करोड़ों रुपए कमाने का मौका मिला और बहुत ज़्यादा शोहरत भी मिली। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो अपनी शोहरत और अपने पैसे को और अपनी दौलत को संभाल नहीं पाए। जैसे जैसे इनकी दौलत, शोहरत और इज्जत में इजाफा होता गया, ये अपने आप को न जाने क्या समझते गए। कहते हैं कि उरूज ज़वाल जिंदगी का हिस्सा है। कुछ लोगों पर ज़वाल उनकी अपनी गलतियों की वजह से आता है और कुछ अल्लाह की तरफ से आजमाइशें होती हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही यूट्यूबर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो अपनी ही गलतियों की वजह से बनी बनाई इज्जत को तबाह कर बैठे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिन भी यूट्यूबर्स के बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में राय जरूर देनी है कि किसकी कितनी गलती थी और किसकी गलती नहीं थी, किसको जिल्लत का सामना करना पड़ा और क्यों करना पड़ा। ये आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। वजह क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा गौर से देखते हैं तो आप लोगों को ज्यादा पता होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नादिर अली की। नादिर अली पाकिस्तान के वो यूट्यूबर हैं जिन्होंने पाकिस्तान में सबसे पहले प्रैंक स्टार्ट किए थे और इनके प्रैंक्स इतने जबरदस्त हुआ करते थे और मैं बहुत सारी वीडियोस में इनकी तारीफ भी किया करता था क्योंकि इनके प्रैंक्स में ना तो वल्गैरिटी होती थी, ना ये लड़कियां डालते थे और ना ही लड़कियों को लेकर गंदे और गलीज किस्म के मजाक किया करते थे। इनके प्रैंक्स इतने जबरदस्त थे कि कमाल था। इन्हीं के प्रैंक्स को ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में भी बहुत शौक से देखा जाता था। लेकिन जैसे जैसे ये शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचे, इनके पास पैसा आया तो इन्होंने स्टार्ट कर लिया पॉडकास्ट। लेकिन वहां जाने के बाद नादिर अली के मुंह से अजीबोगरीब से सवालात सुनने के बाद सेलिब्रिटीज को बड़ी हैरानी होती थी कि इतना बड़ा यूट्यूबर, हम समझते थे कि ये बहुत समझदार आदमी होगा, बड़े अच्छे सवाल करेगा। सेलिब्रिटीज नोट करने लगे कि कभी ये किसी के रंग पर बात करते हैं, कभी किसी की बॉडी पर बात करते हैं, चाहते हैं कि बार बार कोई ऐसी बात की जाए जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी बने, कभी किसी के मजहब को लेकर बात करते हैं। ऐसी बातें करने लगे तो पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज ने ये अहद कर लिया कि अब जितने भी ये पैसे दे इसके पॉडकास्ट में नहीं जाना। हालांकि ये सबसे पहले पॉडकास्टर थे पाकिस्तान के। नादिर अली ने मजाक से भरपूर बेहतरीन किस्म के प्रैंक्स बना के जिस तेजी से लोगों के दिलों में जगह बनाई, इज्जत कमाई, उससे कई गुना ज्यादा तेजी से उन्होंने अपने लिए नफरत कमा ली। दोस्तों, शाम इदरीस पाकिस्तान के सबसे पहले वो यूट्यूबर थे जिन्होंने डेली व्लॉगिंग का रिवाज पाकिस्तान में मुतारिफ कराया और इन्होंने 2014 से लेकर 2017 तक बहुत दौलत, पैसा, इज्जत, शोहरत सब कुछ कमाया। लोग इनको बहुत शौक से देखते थे क्योंकि ये अपने दोस्तों के साथ बड़े मजे के प्रैंक्स भी करते थे और बड़े जबरदस्त डेली व्लॉग्स भी बनाते थे। फिर साथ साथ इन्होंने अपनी बीवी फ्रॉगी को भी इंट्रोड्यूस करवाया, उनके साथ भी इन्होंने बहुत जबरदस्त व्लॉग्स बनाए और खूब पैसा, दौलत, शोहरत कमाते गए। लेकिन डकी भाई उस वक्त कोई बहुत बड़े यूट्यूबर नहीं थे। उनका और शाम इदरीस का झगड़ा हो गया और उस झगड़े के दौरान शाम इदरीस ने डकी भाई को बहुत बुरा भला कहा। बहुत सारी चीजें ऐसी हुई कि वो डकी भाई ने रिकॉर्ड करके दुनिया के सामने लाना बेहतर समझा। जब वो दुनिया के सामने लेकर आए और उन्होंने कहा कि शाम इदरीस ने मुझे ये कहा, उनकी वाइफ ने मुझे ये कहा और ऐसी बातें जब वो पब्लिक करने लगे तो लोगों को बुरा लगा कि शाम इदरीस अपने आप को न जाने क्या समझता है, इसकी वाइफ अपने आप को न जाने क्या समझती है। तो उस वक्त लोगों ने डकी भाई का साथ दिया और शाम इदरीस को बाइकआउट कर दिया और सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म पर शाम इदरीस और इनकी वाइफ के खिलाफ एक मुहिम चलने लगी कि इनका बाइकआउट किया जाए, इनको अनसब्सक्राइब किया जाए और लोगों ने धड़ाधड़ इनको अनसब्सक्राइब करना शुरू कर दिया। और एक बार जब वो पाकिस्तान में मीट एंड ग्रीट के लिए आए तो लोगों ने इतनी नफरत का मुजाहरा किया, लोगों ने इतनी नफरत दिखाई कि फ्रॉगी पर हमला तक हुआ, इन पर हाथ तक उठाया गया और उनके चेहरे पर मुक्के तक मारे गए। उस वक्त शाम इदरीस किस हालात में होंगे, कैसा फील किया होगा और किस कर्ब से गुजरे होंगे, ये तो वही जानते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि हर अरूज को ज़वाल है और मकाफात अमल भी होता है और ये सारी बातें आकर फिट बैठती हैं डकी भाई पर। डकी भाई ने रोस्टिंग और गेमिंग से अपना चैनल स्टार्ट किया और आहिस्ता आहिस्ता करते करते उन्होंने मेहनत की और बहुत सारे लोगों को रोस्ट करते उन्होंने अच्छे सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए। लेकिन असल शोहरत उनको उस वक्त मिली जब उन्होंने शाम इदरीस और फ्रॉगी को रोस्ट किया और उनको एक्सपोज किया। उनके बारे में बहुत सारी चीजें जब वो सामने लेकर आए तो लोगों ने डकी भाई का साथ दिया और शाम इदरीस का बाइकआउट किया। शाम इदरीस ने
रो रो कर कहा कि देखो ये गलत कर रहा है, मैंने ऐसा नहीं किया वैसा नहीं किया। लेकिन उस वक्त लोगों ने सिर्फ डक्की भाई को ही पसंद किया। डक्की भाई को इतना ज्यादा सपोर्ट किया कि डक्की पाकिस्तान का सबसे बड़ा यूट्यूबर बन गया। हर तरफ डक्की भाई डक्की भाई डक्की भाई होने लग गया। और उसके बाद डक्की भाई ने रोस्टिंग और गेमिंग को छोड़कर डेली व्लॉग बनाना शुरू कर दिए। शादी के बाद अपनी वाइफ को डेली व्लॉग्स में लाना शुरू कर दिया। लेकिन जब उन्होंने डेली व्लॉग स्टार्ट किए तो लोगों ने इन पर खूब तनकीद करना शुरू कर दी। यही सब कुछ तुमने शाम इदरीस और फ्रॉगी का एक्सपोज करके लोगों के दिलों में जगह बनाई थी, और आज तुम खुद भी वही सब कुछ करने लगे हो। आज तुम खुद भी अपनी वाइफ को और अपनी वालदा को, पूरे घर को डेली व्लॉग्स में लाते हो और खुद भी बताते हो कि वॉशरूम में कैसे धोई होती है। वॉशरूम में जाकर बहुत सारी चीजें उन्होंने दिखाई। लोगों ने कहा कि तुम आज खुद वही काम करने लगे हो। लेकिन उनके व्लॉग्स पर बहुत ज्यादा व्यूज आने लगे। जब डक्की के पास पैसा, दौलत, शोहरत के साथ साथ बड़े बड़े लोगों के साथ ताल्लुकात बनने लगे तो डक्की को लगा कि मैं एक बहुत बड़ा यूट्यूबर बन गया हूँ, ताकतवर इंसान बन गया हूँ। उसके साथ फिर उन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ पंगे लेना शुरू कर दिए। जिस तरह से बदला ब्रदर ने उनको रोस्ट करना शुरू किया, बहुत सारी वीडियोस भी सामने आई जिसमें ये बात साबित होती है कि बदला ब्रदर खुद भी गलत थे। मैंने उनका इंटरव्यू किया था, मुझे लगा था कि वो ठीक है, लेकिन अब आकर मुझे लग रहा है कि वो खुद भी बहुत ज्यादा गलत थे, उनकी भी बहुत ज्यादा गलतियां थी। बहरहाल जब उन्होंने ये सब कुछ दिखाया तो यूं लगा कि जैसे डक्की भाई जो है एक बहुत बड़ा अंडरवर्ल्ड का डॉन है। नदीम नानी वाले के साथ मिलकर कभी उनको किडनैप करवाने की कोशिश करता है, कभी उन पर तशद्दुद करवाता है, कभी उनको पुलिस से पैसे देकर उनको उठवा लेता है। मतलब बहुत सारी चीजें सामने आई। उसके बाद उनका एक कोर्स सामने आया जिसको लेकर लोगों ने उनको इतना ज्यादा हेट दिया, और बहुत जिस तरह से तलहा के घर पे रेट हुई, ये सारी चीजें सब सामने आई। तो वो डक्की जिसके चैनल पर मिलियंस में व्यूज आते थे वो गिरने लग गए, सब्सक्राइबर्स कम होने लग गए, और इतने ज्यादा कम होने लगे कि डक्की डिप्रेशन में चला गया। और कल तक पाकिस्तान का सबसे बड़ा यूट्यूबर जिससे लोग सबसे ज्यादा देखते थे, मिलियंस में व्यूज आते थे, उसके व्यूज नीचे आना शुरू हो गए, सब्सक्राइबर्स कम होना शुरू हो गए, और यूं वो अरूज जिसके लिए लोग तरसते थे वो सवाल पजीर होने लग गए। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान के उस यूट्यूबर के बारे में जिसने एक साल के अंदर पाकिस्तान में सब यूट्यूबर अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान के उस यूट्यूबर के बारे में जिसने एक साल में क्या बड़े, क्या छोटे, क्या लड़कियां, क्या बुजुर्ग, क्या औरतें, सबके दिलों में अपनी जगह बनाई, और उसने ऐसे व्लॉग्स बनाए कि लोग उसके व्लॉग्स को देखने पर मजबूर हो गए। अब क्या वजह थी कि लोग उसको क्यों देखते थे, ये तो एक अलग बात है, एक अलग कहानी है, अपने नसीब की बात है, मुकद्दर की बात है। लेकिन शुरू उन्होंने ऐसे किया कि अपनी वालदा के साथ बहुत मोहब्बत, प्यार, मजाक, बात मैं कर रहा हूँ रजब भट्ट की, अपनी वालदा के साथ बहुत ज़्यादा मजाक करना, अपनी बहन के साथ अपने घर पे व्लॉग्स बनाना, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने दोस्तों के साथ व्लॉग्स बनाने शुरू किए। और जैसे जैसे वो शोहरत की बुलंदियों तक पहुँचते गए, उनके घर के बाहर रश लगना शुरू हुआ, फिर साथ ही वो बहुत सारी कंट्रोवर्सीज का शिकार होने लग गए। और देखते ही देखते उन्होंने दुनिया जहान की चीज़ें खरीद ली, बहुत बड़ा घर खरीद लिया एक साल के अंदर, बड़ी बड़ी गाड़ियां, करोड़ों रुपए की गाड़ियां खरीद ली, और वो पाकिस्तान के वो स्टार बन गए जिनके घर के बाहर हर वक्त लोग जमा रहते हैं। और ऐसी शोहरत किसी के घर के बाहर नहीं मिली, ना देखने को मिली, चाहे वो पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया का कोई बड़ा स्टार ही क्यों ना हो, चाहे फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा स्टार ही क्यों ना हो, कभी किसी के घर के बाहर इतना रश नहीं था। वो वैसे तो बहुत सारी कंट्रोवर्सीज का शिकार है, बहुत सारे पर्चे उन पर हुए, लेकिन जो असल पर्चा हुआ, उनसे जो गलती हुई वो ये हुई कि उन्होंने ये बहुत फख्र से बताया, सिद्धू मूसेवाला जिन्हें मैं अपना उस्ताद मानता हूं, उनके ऊपर भी 295 का पर्चा हुआ था, और मेरे ऊपर 295 ए और सी दोनों का पर्चा हो गया। तो खैर उसका क्लिप ये था कि झूठे पर्चे हुए, और ये सारा कुछ था वो काट कर लोगों ने ये वायरल किया कि इस बात पर फख्र कर रहा है कि उसके ऊपर 295 ए और 295 सी का पर्चा हो गया। और आप सभी को पता है कि ये पर्चा क्यों होता है, क्या गलती होती है, लेकिन वो नहीं जानते थे, उनको इस बात का नहीं पता था। फिर ये बात आग की तरह, कहते जंगल में आग की तरह फैली, और जितने हमारे मौलवी हजरात थे और उनके साथ चाहने वाले लोग थे वो इनके खून के प्यासे हो गए। उनका एक ही नारा था, रजब भट्ट का सर तन से जुदा कर दिया जाए, और उन पर पर्चे भी हो गए। पहले तो 8-10 दिन से उनके व्लॉग्स नहीं आ रहे थे, उनको पाकिस्तान छोड़कर जाना पड़ा। और कल उन्होंने कहा, रोते हुए एक बात कही कि मुझे अल्लाह ने बहुत कुछ दिया, बहुत सारी नेमतों से नवाजा, लेकिन मैंने घर बनाया, उसमें मुझे रहना नसीब नहीं हुआ।
میں نے گاڑیاں خریدی، وہ مجھے چلانی نصیب نہیں ہوئی. میں نے اپنی ماں بہن کے ساتھ اچھی زندگی گزارنا چاہیے، وہ مجھے نصیب نہیں ہوئی. جب سے میں شہرت کی بلندیوں تک پہنچا ہوں تب سے میرے اوپر پرچے، کنٹروورسیز، بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں. تو یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوا، کیونکہ غلطی ان سے ہوئی تھی، اس میں کوئی شک نہیں، غلطی ہوئی تھی لیکن انجانے میں ہوئی تھی، وہ جانتے نہیں تھے. یہ جتنے بھی یوٹیوبرز گزرے ہیں، یہ جتنے بھی لوگ گزرے ہیں، شاید مجھے ان کا اتنا دکھ نہیں ہوا جتنا مجھے رجب کا دکھ ہوا، کیونکہ ایک ایسا بے وقوف انسان ہے جسے یہ نہیں پتہ چل سکا کہ یہ، اور یقین جانے پاکستان میں اگر آپ بے شمار لوگوں سے جا کر انٹرویو کے لیے پوچھے نا، بہت سارے لوگوں سے جا کے پوچھے 295 کا ایکٹ کیا ہے، کیوں ہے، یقین جانے کسی کو نہیں پتا ہوگا. ان سے بھی یہ غلطی ہوئی. بہرحال اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. اگر اور بہت سارے علماء کرام نے جب ان کی معافی دیکھی، قرآن پر ہاتھ رکھ کے سب کچھ، تو سارے علماء کرام نے کہا کہ ان کی کوئی بھی گستاخی سامنے نہیں آ سکی، اور نہ ہی کوئی گستاخی جو ہے نا اس کا کوئی ثبوت مل سکا ہے. تو لہٰذا ان کو معاف کر دیا جائے. اور وہ رو کے معافی مانگتے ہیں، لوگوں سے بھی مانگتے ہیں، عوام سے بھی مانگتے ہیں. بہرحال انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں. اور میں نے شروع میں آپ لوگوں کو کہا تھا کہ ہر عروج کو زوال ہے. کچھ زوال جو ہیں انسان کی اپنی غلطیوں سے آتے ہیں، اور کچھ آزمائش ہوتے ہیں. اور غلطیوں کی جو ہے وہ معافی بڑی دیر تک چلتی ہے، بڑی دیر تک آپ کو سدھارنا پڑتا ہے. اور جو آزمائش ہوتی ہے وہ تو پروردگار کے اختیار میں ہے کہ وہ کب تک اور کیوں ہے، یہ تو اللہ پاک ہی جانتے ہیں. باقی بھی خیر اللہ پاک ہی سب جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہی سب کچھ معلوم ہے، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں. لیکن یاد رکھیے جب آپ پر عروج آتا ہے نا، تو یاد رکھیے کہ آپ کو ہر ایک لفظ سوچ سمجھ کر بولنا پڑتا ہے. میں بہت سارے ایکٹرز کو دیکھتا ہوں، میں ان سے جب میری بات ہوتی ہے تو میں کہتی یار تم نے انٹرویو کیوں نہیں دیا. اس نے کہا بھائی یہ جو شہرت ہے نا اس کو سنبھالنا بہت مشکل ہے. جب آپ انٹرویو دیتے ہو نا تو انٹرویو سے آپ بہت ساری چیزیں ایسی بول جاتے ہو جو کہ آپ کے دل میں ویسی تکلیف دے رہی ہوتی ہے. جب وہ آپ بول جاتے ہو تو آپ کا کیریئر تباہ ہو جاتا ہے، آپ کے اوپر ایک مصیبت آ جاتی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا اپنی زندگی میں بہت سارے لوگوں کو، خلیل صاحب کو دیکھ لیں، دانش تیمور کو بھی ریسنٹلی دیکھ لیں، اس کے بعد سنیتا مارشل، انہوں نے بھی ایک بیان دیا تھا، انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ میرے جو شوہر ہیں ان کو غصہ بہت آتا تھا، اور وہ جو ہے نا ان کی تھیراپی میں نے کروائی، ان کو میں نے سائیکیٹرسٹ کو دکھایا، اور یہ وہ. اب جب انہوں نے یہ باتیں کی تو ایک بہت بڑی کنٹروورسی بن گئی کہ یار اپنے شوہر کے غصے کی باتیں آ کر لوگوں کو بتا رہی ہیں کہ وہ ذہنی مریض تھا، اور یہ وہ. اس طرح سے زندگی میں بہت ساری کنٹروورسیز بن جاتی ہیں جب آپ انٹرویو دیتے ہو، باتیں کرتے ہو. تو یہ تو وہ لوگ ہیں ڈیلی ولاگرز جنہوں نے بولنا ہی ہے، انٹرویو ہو نہ ہو ڈیلی کچھ نہ کچھ بولنا ہے. تو مجھ سے کچھ نہ کچھ غلط نکل جاتا ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے. مفتی طارق مسعود صاحب سے بھی ہو گئی، اور بھی بہت سارے عالم ہیں جن سے غلطی ہو جاتی ہے. معاف کر دینا چاہیے، معاف کر دینا چاہیے. ہاں اگر کوئی گستاخ ایسا ہو جو جان بوجھ کر رہا ہو تو پھر معافی نہیں ہونی چاہیے. پھر کیا زندگی، کیا موت، کیا ڈر، کیا جیل، اور کیا زندگی موت کا خطرہ. پھر وہی کرنا چاہیے جس کا حکم ہے، اس پہ نہیں ڈرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے عروج، اپنی شہرت، اپنے پیسے اور اپنی زندگی اور اپنی عزت کو سنبھال کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے. اپنی رائے ضرور دیجیے گا کامنٹ سیکشن میں. اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.